तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट सेकंड हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात की थी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस तरह से स्पेक्ट्रम आते हैं। उसी में हम लोगों ने बात की थी कि जो शिफ्ट्स जो होते हैं, जो लैम्डा मैक्सिमम के मान जो शिफ्ट हो जाते हैं, लैम्डा मैक्सिमम के मान क्या होते हैं, कैसे शिफ्ट हो जाते हैं, कौन कौन से शिफ्ट होते हैं, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जिक्र किया है। पिछले वीडियो में एक एक चीज़ को हमने बड़े ही अच्छे से समझा है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप लोग बेसिक से समझना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। उसी के साथ आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही जो अगर हम लोग सॉल्वेंट सिलेक्शन कैसे करें, यानी सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। इसी के साथ कॉन्जुगेटेड डाइंस यानी जो संयुग्मित ईंस है उसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से आती है, कौन कौन से इसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। और उसी में आज हम लोग बात करने वाले हैं वुडवर्ड फीजर रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर एग्जाम्स के तरीके से आप लोग देखें, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से अगर हम लोग बीएससी के एग्जाम्स की बात करें तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है जो कि सभी बच्चों का सही होना चाहिए, गलत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो सही ही होना चाहिए। तो एक एक चीज़ को डिटेल से हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं कौन सी चीज़ क्या होती है, किस तरह से हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो इस पर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम लोग बात करें तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए हमारे पास। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, यानी विलायक और विलेय। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को साथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ इंग्लिश में बता रहा हूँ हिंदी में भी बता रहा हूँ, हिंदी वालों को इंग्लिश में भी अब ट्रांसलेट करके उस चीज़ को समझा रहा हूँ। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, तो विलायक और विलेय। विलायक यानी सॉल्वेंट तो वो होता है जिसकी मात्रा हम लोगों ने ज़्यादा ली है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे पास, वो तो हो गया सॉल्वेंट। और जिसकी क्वांटिटी कम है वो हो गया सॉल्यूट यानी विलेय। दो पदार्थों का जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा वाला तो होता है सॉल्वेंट, कम वाला हो गया सॉल्यूट यानी विलेय हो गया। अगर हम लोग देखें इसमें तो कौन सा सॉल्वेंट ज़रूरी है जिससे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एग्जैक्ट हमारे पास स्पेक्ट्रम आ सके। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रेंज होती है, जो लैम्डा मैक्सिमम के मान होते हैं वो होते हैं 200 nm से, नैनोमीटर है, 200 nm से 800 nm के बीच में। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज़ चाहिए कि जो भी सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो इस रेंज से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, जिस रेंज की हम लोग रेंज ले रहे हैं उस रेंज में वो जो सॉल्वेंट है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा सॉल्वेंट लिया जाए जिसमें लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू है 200 से 800 nm जो है वैल्यू, उसमें वो सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं हो रहा हो। अब ऐसा कौन सा सॉल्वेंट हो सकता है। देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़े हैं पिछले वीडियो में, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हम लोगों ने बात की कि 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अकॉर्डिंग देखें तो देखो एक तो होते हैं सिग्मा ऑर्बिटल्स, एक होते हैं पाई ऑर्बिटल्स, उसके बाद हम लोगों ने बताया पाई स्टार ऑर्बिटल्स और होते हैं सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स। ये होते हैं हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये होते हैं हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसी के साथ हम लोगों ने एक एन ऑर्बिटल्स की और बात की, इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनएमओ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एनएमओ की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें तो वो इलेक्ट्रॉन आते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के जो बॉन्डिंग में भाग या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एन ऑर्बिटल्स में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
यानी जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो सिग्मा और पाई दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। तो ये बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो बीएमओज में, और एएमओज होते हैं, इनकी एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है। ये जो मैंने सीक्वेंस लगाया ये एनर्जी का सीक्वेंस है, यानी सबसे लोअर एनर्जी होगी सिग्मा, फिर पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर हो गया सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये तो होते हैं बॉन्डिंग, क्योंकि इनकी एनर्जी लोअर है, कम एनर्जी मोर स्टेबल। और यहाँ ये होते हैं एंटी बॉन्डिंग, जिनके भी स्टार लगा रहे हैं वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग, इनकी एनर्जी हम लोगों ने ज़्यादा है, देखिए इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर हम लोग देखें तो एनर्जी, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर हम लोग बात करें एनर्जी में और लैम्डा मैक्सिमम में रिलेशन क्या है, यानी वेवलेंथ में और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो देखो ये हम लोग जानते हैं कि E जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, यानी एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल में होती है, यानी 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम की समानुपाती होती है। इस यानी लैम्डा मैक्सिमम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी रेसिप्रोकल होती है। अगर यहाँ हम लोग देखें तो अगर एनर्जी ज़्यादा है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी की वैल्यू कम है तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो सबसे कम एनर्जी है सिग्मा ऑर्बिटल्स की, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 200 से 800 nm की जो रेंज है उससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या है इसकी, बहुत कम है, तो 200 से 800 nm की रेंज इसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर पाती, यानी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखें, अभी तो हमने सिग्मा ऑर्बिटल्स की बात की है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में अगर जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, एक तो लोएस्ट एनर्जी, एक हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है लोअर से हायर में, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट में, तो हम लोग देखेंगे एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो गया, यानी ई की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। ई की वैल्यू अगर मतलब स्पेक्ट्रम कब आते हैं, देखो स्पेक्ट्रम कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो आएगा। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की फिलहाल हम लोग बात करते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और स्पेक्ट्रम में हमें लाइंस दिखती है। तो यहाँ जब सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग देखें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को पहुँचाने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस कंडीशन में, यानी एनर्जी का मान क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू उतनी ही क्या हो गई, कम हो गई। यानी जब इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो 200 से 800 nm की रेंज है इससे भी कम वैल्यू हो जाती है लैम्डा मैक्सिमम की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइम। तो उस कंडीशन में अब बताओ, ये तो इस रेंज में आया ही नहीं, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस इनमें था, तो उसकी वेवलेंथ इतनी कम हो गई कि अब वो अभी वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज में ही नहीं है, यानी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी उस मॉलिक्यूल या उस जो अपना कंपाउंड है उसके लिए आएगी ही नहीं। इसका मतलब यूवी जो अपना सॉल्वेंट था, अगर हम लोग सॉल्वेंट ऐसा ले लें जिसमें केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही ट्रांजिशन होता हो, यानी सभी बॉन्ड कैसे हो, सिग्मा बॉन्ड हो, यानी कि एल्केन्स हो, तो एल्केन्स को अगर हम लोग सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से वो कोई इफेक्ट नहीं होते, यूवी रेंज से वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगे, और उस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रम आएगा वो बिल्कुल जो सोल्यूट हम लेंगे उसी के लिए आएगा, सॉल्वेंट का तो कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि इफेक्ट ही नहीं हुए। तो अगर एल्केन्स को हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट के रूप में तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सोल्यूट है अपना जो विलेय पदार्थ है उसके लिए आ जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, जो कि इस रेंज में बिल्कुल
इफेक्ट नहीं है। ऐसा कौन सा होगा जिसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, यानी एल्केन्स होंगी। इसीलिए हम लोग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी, हेक्सेन को हम लोग सॉल्वेंट के रूप में ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन को भी ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं कि सॉल्वेंट कैसा लिया जाए जो कि उस रेंज से इफेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से तो हम लोग सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं, यानी कोई भी एल्केन्स हम लोग जो ले रहे हैं सॉल्वेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं इस तरीके से। तो और हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर जो हमें जिसके लिए लेनी है उसके लिए हम लोग ले सकते हैं, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं होगा, सॉल्वेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं। बाकी यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं पाई से पाई स्टार, एनर्जी लेवल डिफरेंस कम हो रहा है तो थोड़ी रेंज बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ेगी और वो फिर 200 से 800 की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, अभी विद एग्जांपल एक एक को हम लोग समझेंगे कैसे क्या आते हैं। तो फिलहाल अगर एल्केन्स जो होती हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे बेस्ट सॉल्वेंट होती हैं जो इफेक्ट नहीं होती। उसके बाद हम लोग देखें, अगर हम लोगों ने ये ले लिया तो देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर एग्जाम पर्पज हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली बीएससी के एग्जाम्स के लिए। कॉन्जुगेटेड इन्स के लिए यूवी स्पेक्ट्रा कैसे आते हैं, तो सबसे पहले तो हम कॉन्जुगेटेड इन्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं होते क्या है। देखो कॉन्जुगेटेड इन्स को हिंदी में तो बोला जाता है संयुग्मित इन्स, संयुग्मित इन्स। इन्स का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड कैसे है, कॉन्जुगेशन में है, यानी संयुग्मन में है। अब संयुग्मन में डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं संयुग्मन, सबसे पहले ये समझे कि संयुग्मन क्या चीज़ है ना। कॉन्जुगेशन होता क्या है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव वे में आ जाएं तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो कॉन्जुगेशन में है। ओपन चेन हो या क्लोज जो रिंग होते हैं कंपाउंड्स जिनमें साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, किसी में भी हो, ठीक है। अगर कॉन्जुगेशन तभी होगा जब सिग्मा और या सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव वे में आ जाते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन। देखो 1,3-ब्यूटाडाइइन है, ऑब्वियस सी बात है 1 पर और 3 पर क्या होगा, इन होगा। यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH एंड CH2। देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेटिव वे आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिव वे आ गया तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइइन, इसमें पाई बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, कॉन्जुगेशन में है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर मिल जाए उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल दो एटम्स के बीच में ना रह करके पूरे मॉलिक्यूल्स पर क्या रहते हैं, डीलोकलाइज्ड, यानी विस्थानीकृत रहते हैं, पूरे मॉलिक्यूल पर डीलोकलाइज्ड होते हैं। किसी भी एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए इसके आगे अगर हम लोग 1,3,5 हेक्साट्राइइन ले, जैसे 1, 3 और 5 हेक्साट्राइइन, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी ये डबल बॉन्ड हैं ये कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव वे में, यानी सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्रम अगर चल रहा है तो ये कॉन्जुगेशन में है। क्यों है, क्योंकि इनमें भी सेम थ्योरी है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड जो बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो केवल इन दो एटम्स के बीच में ना हो करके पूरे मॉलिक्यूल्स पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, यानी डीलोकलाइज्ड है। यानी जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सारे मिलकर पूरे मॉलिक्यूल पर क्या है, डीलोकलाइज्ड रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन हो गई। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन की बात करते हैं हम लोग,
बेंजीन में भी क्या होता है, इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक और स्ट्रक्चर होती है, हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें भी क्या है, देखो क्लियर से दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, यानी कि जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों क्या है, अल्टरनेटिव वे में है। इस कंडीशन में पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल पर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इस सभी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन इसको हम लोग कहते हैं। कॉन्जुगेशन आपके समझ में आया होगा। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड जो डीन्स होती हैं उनमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे ली जाती है। देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम लोग एग्जाम्पल, यानी जो प्राइमरी कंपाउंड लेंगे, प्राइमरी एलिमेंट लेंगे, कंपाउंड है वो होगा हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। भाई कॉन्जुगेटेड डाइईन है हमारे पास, सबसे बेसिक कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का, जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो और कॉन्जुगेटेड भी हो। बेसिक है, प्राइमरी कंपाउंड हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग सारी चीज़ें समझने वाले हैं, सब यानी इजीएस्ट कंपाउंड हो गया ये। इसके बेसिस पे समझेंगे और इसके बेसिस पे आगे और जो लंबी चेन वाले कोई भी जो कंपाउंड आएंगे उनको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो यहाँ ये होगी 1,3 ब्यूटाडाइईन। अब देखो 1,3 ब्यूटाडाइईन की अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या होते हैं 1,3 ब्यूटाडाइईन में, कितने तरह के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। देखो आपको बताया अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा की, 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। और ये हो गया सिग्मा स्टार। ठीक है, एन की फिलहाल हमें कोई लोन पेयर नहीं है 1,3 ब्यूटाडाइईन में, तो एन ऑर्बिटल की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास हो जाते हैं 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हो गए 4, सिग्मा, पाई, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो यहाँ हम लोग देखें तो देखो अगर यहाँ देखते हैं तो पाई ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल से क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग से क्या होगी, कम होगी। एनर्जी का सीक्वेंस है इस तरह से। तो यहाँ हम लोग देखें 1,3 ब्यूटाडाइईन की जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो 1,3 ब्यूटाडाइईन के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले ये ऑर्बिटल्स में 1,3 ब्यूटाडाइईन कितनी तरह से मैनेज कर सकता है अपने आप को, सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अभी ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर लिखी है, इसमें सिंपल स्ट्रक्चर लिखी है। तो यहाँ देखो इसकी कंडीशन ये होगी, अगर मैं कॉन्जुगेशन को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं थोड़ा इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इन पर भी एक एक हाइड्रोजन है जो कि हम लोग लगा देते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है इन दोनों कार्बन के बीच में और इन दोनों कार्बन के बीच में। अब देखो अभी हम लोगों ने क्या बात की कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल पे डिलोकलाइज रहते हैं। कैसे रहते हैं, सबसे पहले ये समझे तो हमें समझ में आएगा कि कॉन्जुगेशन है वो कैसे कैसे इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिलोकलाइज वो क्यों होते हैं, क्या ऐसा कारण होता है। देखो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल्स के बीच में, तो पी पी एक्सियल जो ओवरलैपिंग होती है यानी समाक शक्ति व्यापन, उसके वजह से बनता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जब बनता है वो कब बनता है, जब पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये बनता है पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे की तरफ ज़्यादा रहती है। तो सिग्मा बॉन्ड से तो हमें ज़्यादा मतलब है नहीं यहाँ, तो हम लोगों ने अब देखते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। यहाँ देखें हम लोग, तो अगर पाई बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में, तो हम लोगों ने ये शो कर दिया यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है तो हम लोगों ने ये शो कर दिया कि इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब देखो होता क्या है, ये दो ओवरलैपिंग हो रही है, इसके जस्ट पास वाले कार्बन भी क्या कर रहे हैं, दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ कि अगर बीच में कोई स्टूडेंट बैठा है, एक बगल वाला स्टूडेंट
और एक बगल वाला इस साइड स्टूडेंट, दोनों आपस में बातें करने के लग रहे हैं, वो अपने पास वाले से, वो अपने पास वाले से। तो बीच वाला स्टूडेंट क्या कर सकता है, उसके कानों में कुछ तो जाएगा ही जाएगा ना। वो ना चाहते हुए भी थोड़ा इफेक्टेड है उन दोनों ग्रुप्स की बातों से। सेम चीज, ठीक है। होगा क्या, ये कुछ नहीं कर रहे आपस में, लेकिन इधर जो प्रोसीजर चल रही है और इधर जो प्रोसीजर चल रही है, दोनों तरफ दबादब चल रही है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये बेचारी, ये दोनों कार्बन इस साइड से थोड़ा इफेक्टेड हो जाते हैं, यानी ये जो ओवरलैपिंग इस साइड हो रही है, इस साइड भी हो रही है, तो वही थोड़े थोड़े कैरेक्टर यहाँ भी आ जाते हैं इसके। दोनों तो बराबर प्रोसीजर हो रहा है ना भाई। दो ग्रुप्स, अगर एक बच्चा बीच में बैठा है और दो ग्रुप साइड में बैठे हैं, दोनों बातों के लग रहे हैं, तो वो कभी इधर की सुनेगा, कभी इधर की सुनेगा, कुछ तो सुनेगा, कुछ तो इफेक्ट होगा ना उस पर। सेम चीज, क्यों, क्योंकि वो जो भी बात करें कुछ तो कानों में आ ही रही है ना। ऐसी ऐसे ही क्या होगा, इधर ओवरलैपिंग हो रही है, इधर ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ इफेक्ट बाहर तक भी आता है। बाहर तक आता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का कुछ इफेक्ट क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो बाहर तक भी आ जाती है। तो ऐसा माना गया कि यहाँ तो थे ही थे पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ यहाँ भी हो गए, तो अब पूरे मॉलिक्यूल पर क्या हो गए, डीलोकलाइज्ड हो गए। और ऐसा तभी होगा जब अल्टरनेटिव वे में होंगे। तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब इस डीलोकलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम बाकी चीजें एक्सप्लेन करें, तो यहां देखो 1,3 ब्यूटाडाइन की बात कर रहे हैं, यानी सी, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्या क्या नोडीय जो अपने प्लेन है वो बन सकते हैं इसमें, है ना भाई। सिग्मा भी है इसमें, पाई भी है, पाई स्टार भी है और सिग्मा स्टार भी है। कैसे कैसे कंडीशन में होते हैं, तो देखो इसके लिए 4 कंडीशन होती है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसके लिए 4 कंडीशन होती है। फर्स्ट आएगी हमारे पास लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, लोअर एनर्जी और बीएमओ, कम ऊर्जा के यानी निम्न ऊर्जा बंधीय अणुकक्षक, लोअर एनर्जी बीएमओस। एक कंडीशन हमारे पास आएगी हायर एनर्जी, हायर एनर्जी बीएमओस। एक कंडीशन हम लोग लेंगे हायर एनर्जी एएमओ, और एक होगा, सॉरी, लोअर एनर्जी एएमओ, और एक होगा हमारे पास हायर एनर्जी एमओस। ये 4 तरह के हमारे पास क्या आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह के कंपाउंड में। यानी कितने तरह के हो गए, एक तो हो गया लोअर एनर्जी बीएमओ यानी निम्न ऊर्जा बंधीय अणुकक्षक, एक हो गया हमारे पास हायर एनर्जी बीएमओ यानी ये हो गया उच्च ऊर्जा बंधीय अणुकक्षक, एक हमारे पास हो गया लोअर एनर्जी एएमओ, और एक हो गया हायर एनर्जी एएमओस, हायर एनर्जी एएमओस। 4 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे 1,3 ब्यूटाडाइन में। अब हम लोग एक एक को समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले लोअर एनर्जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोअर एनर्जी बीएमओस के लिए, यानी निम्न ऊर्जा बंधीय अणुकक्षक। बंधीय अणुकक्षक का मतलब समझते हैं, बीएमओस का मतलब बॉन्डिंग हो रही है, बराबर बॉन्डिंग हो रही है, और एनर्जी क्या है, लो है, ठीक है। तो इसका मतलब एनर्जी लो है, इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं और स्टेबल कंडीशन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने जो ओवरलैपिंग की बात की, इसकी ये जो ओवरलैपिंग हम लोग करा रहे थे उसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि ओवरलैपिंग होने के बाद, ओवरलैपिंग जैसे ही हो गई, जैसे ही ओवरलैपिंग हो जाएगी उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोगों ने लिख दी ऊपर और नीचे की तरफ। ये ओवरलैपिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई ऊपर और नीचे की तरफ। सेम चीज अब पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज्ड है,
स्टेबल सबसे कंडीशन होगी, यानी निम्न ऊर्जा बंधी अणुकक्षक। निम्न ऊर्जा बंधी अणुकक्षक का मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है ये डिलोकलाइज्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और पूरे मॉलिक्यूल पे क्या हो गए डिलोकलाइज्ड, सारे पे जितने भी कार्बन है उन सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो कंडीशन कौन सी होगी, बॉन्ड बनने वाली कंडीशन। एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि एक भी नोडीय प्लेन नहीं आया। नोडीय प्लेन आ जाता है तो क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही। शॉर्ट में बता देता हूँ, और जो नोडीय प्लेन क्या होता है, ये देखो अगर यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो एक कंडीशन ये कहती है कि इसका और इसका और जो दो लॉब्स हैं, इन दोनों लॉब्स के वेव फंक्शन जो होते हैं, तरंग फलन, उनके साइंस क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तो ही ओवरलैपिंग होगी। अगर साइंस मतलब इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसके लिए हम लोग देखें नेगेटिव एंड नेगेटिव, ओवरलैपिंग होगी। अगर ये इसके अपोजिट होते तो ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर ये इस तरह से हो रहे हैं तो ओवरलैपिंग होगी और कोई नोड नहीं आएगा बीच में, यानी कोई गैप नहीं है, ओवरलैपिंग हो रही, इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे मॉलिक्यूल्स पे। तो इस वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ओवरलैपिंग वाली, इसको हम लोग अगर लॉब्स के रूप में जो ओवरलैपिंग करा के दिखाएंगे तो उसको यूं लिखेंगे, कार्बन यहां से हम लोग देखें तो ये जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं, इनके दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो ओवरलैपिंग है। अगर इन दो पी ऑर्बिटल्स के सबके साइन सेम है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। जो वेव फंक्शन है, तरंग फलन है, उनके साइंस यानी उनके चिन्ह क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जो कि कंडीशन इसकी आ रही है। तो क्या होगा, सभी कार्बन्स के जो पी ऑर्बिटल्स है, जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, उनमें ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है तो एनर्जी तो क्या होगी इसकी, कम, और सारे इलेक्ट्रॉन्स बीएमओ यानी बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन अगर हम लोग देखें, मान लीजिए इस वाली स्ट्रक्चर में अगर एक स्ट्रक्चर यूं आ जाए, यहां से हम लोग देखें कि इन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाए, लेकिन जैसे यहां दोनों के जो साइन है वो इक्वल है, लेकिन यहां दोनों के साइन ये हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये ओवरलैपिंग होगी और ये ओवरलैपिंग होगी। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वेव फंक्शन के साइन यानी चिन्ह क्या हो गए, अलग हो गए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक क्या हो गया, नोडीय प्लेन आ गया। यानी नोडीय प्लेन वो होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल क्या है, जीरो। यानी इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, पूरा नोडीय प्लेन आ गया, क्योंकि वेव फंक्शंस के साइन क्या हैं, अलग अलग हैं। ये माना जाता है कि एक ही प्लेन में होते हैं तो साइन सेम होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ इनके और इनके इलेक्ट्रॉनों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ से ओवरलैपिंग हो गई, एक नोडीय प्लेन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये हो गया सेकंड कंडीशन, यानी इसकी एनर्जी थोड़ी, एक नोडीय प्लेन आ गया ना भाई, इसमें तो सारे बॉन्डिंग थे तो ठीक है, लोएस्ट एनर्जी। इसमें एक नोडीय प्लेन आ गया तो इससे तो क्या हो गई, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं भी बीएमओज ही, क्योंकि बॉन्ड तो बनी रहे ना, तो है तो बीएमओज ही, इलेक्ट्रॉन तो है उसमें बॉन्डिंग वाले। तो यहाँ इसको हम लोग कहते हैं हायर एनर्जी बीएमओज, यानी इनकी ऊर्जा इनसे क्या हो जाएगी, कुछ ज़्यादा रहेगी। अगर हम लोग बात करें थर्ड नंबर, लोअर एनर्जी एएमओज, अगर मान लो एक कंडीशन हमारे पास ये आती है कि जो हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, यहां से अगर दो नोडीय प्लेन आ जाएं तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, दो नोडीय प्लेन आ जाएंगे तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन होते तो बॉन्ड बनते, और बॉन्ड बनते तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती और एनर्जी कम होती। लेकिन हो रहा क्या है, मान लो दो नोडीय प्लेन आ गए, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो इनके जो साइन है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ साइंस क्या आ गए, अलग अलग आ गए हमारे पास। इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है,
सिर्फ ये ओवरलैपिंग हो रही है, यानी दो नोड ये प्लेन आ गया हमारे पास, दो नोड ये प्लेन आ गए, इसका मतलब एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई उस कंडीशन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मॉलिक्यूल पर कम हो गई, यानी एंटी बॉन्डिंग वाली कंडीशन आ गई, तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर एनर्जी एएमओज। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं लोअर एनर्जी, यानी एनर्जी थोड़ी कम है लेकिन आगे एएमओज में। इसी तरह से अगर सारे ही नोड ये प्लेन बन जाएं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो साहब बहुत रेयर कंडीशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग ही रहेंगे लेकिन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यानी अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें किसी में ही ओवरलैपिंग नहीं हो, यानी सबके साइन क्या हो, ऐसे डिफरेंट हो जाएं, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी ये बॉन्ड नहीं बनने की कंडीशन होगी, यानी एंटी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए ये, लेकिन और एनर्जी भी क्या रहेगी इनकी, हायर रहेगी, यानी हाईएस्ट ही मान लो आप, ये एनर्जी रहेगी। हम लोग यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं पाई ऑर्बिटल्स के बारे में, क्योंकि पाई बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड को हमने छेड़ा ही नहीं है, हम लोग पाई बॉन्ड्स की ही बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं। तो अगर इस कंडीशन में देखें तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए हमने 4 कंडीशन ले ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों कंडीशन में आपने देखा, जो हमने 4 कंडीशन लिए वहां देखना, सबसे पहली कंडीशन है लोअर एनर्जी बीएमओ, यानी 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। देखो 1,3-ब्यूटाडाइन में पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बॉन्ड बनने में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, 2, और दूसरे में भी कितने करेंगे, 2। तो पाई ऑर्बिटल कितने हो गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हो गए, 2, यानी एक तो हो गया पाई 1 और ये हो गया पाई 2। एक पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरा पाई बॉन्ड बनने में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये तो कंडीशन हो गई हमारी पाई 1 की, यानी बॉन्डिंग कंडीशन, लेकिन एनर्जी कम है। ये हो गई पाई 2, है तो बॉन्डिंग कंडीशन ही लेकिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी पाई 3 की, और ये वाली हो जाएगी पाई 4, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए 4 तरह की सिचुएशन आ गई हमारे पास, 4 तरह के ऑर्बिटल्स आ गए। कौन कौन से आ गए, यहां से हम लोग देखें, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार। ऑब्वियस सी बात है, 2 बॉन्डिंग है तो 2 एंटी बॉन्डिंग में होंगे। ये आगे 1,3-ब्यूटाडाइंस के लिए, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, एक तो कंडीशन ये हो गई। यहां मैं कंपेयर करूंगा चीजों को एथीन से, यानी जिसमें एक पाई बॉन्ड है, और एक हमारे पास चीजें ये आ गई, यानी 4 ऑर्बिटल्स आ गए, पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार। चारों कंडीशन लोअर एनर्जी बीएमओ, एनर्जी लो है, फिर उससे ज़्यादा हो गई एनर्जी, है बीएमओ ही, ए में एएमओ आ गया और एएमओ आ गया लोअर एनर्जी का और हायर एनर्जी का। 4 हो गए ऑर्बिटल्स, चारों कंडीशंस। पाई 1 के लिए स्थिति हमने पढ़ी, पाई 2, पाई 3 एंड पाई 4 स्टार की जो ये है, सभी में नोड ये प्लेन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं एटम्स के बीच में, तो बॉन्ड नहीं बनने की कंडीशन, पाई 4 स्टार आ जाएगी। अगर हम लोग कंपेयर करें इसी चीज को एथीन से, तो एथीन में तो क्या होगा, यही तो स्ट्रक्चर होती है एथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें तो एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बीएमओ और एक पाई स्टार एएमओ, 2 ही ऑर्बिटल होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अगर यहां से हम लोग देखें तो एथीन के लिए ये स्थिति आएगी हमारे पास। अब देखो एथीन में क्या होता है, पाई से लेकर और पाई स्टार में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें पाई 2 स्टार, पाई 2 से पाई 3 स्टार के बीच में, दिख रहा है हमें, पाई 1 पाई स्टार, पाई 2 पाई 3 स्टार, एनर्जी गैप कम है। अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगी।
यानी एनर्जी अगर कम है तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम लोग देखें तो 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है वो होती है 217 nm, और अगर हम लोग देखें तो एथीन के लिए इसकी वैल्यू होती है 165 nm। एनर्जी गैप कम है, लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा है। एनर्जी गैप ज़्यादा है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम है। यानी कॉन्जुगेटेड जो इंस हैं उसमें हम यूवी स्पेक्ट्रा का क्या बेसिक होता है वो समझ रहे हैं कि एनर्जी गैप कम है तो लैम्डा मैक्सिमम यानी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी इसके जो सिग्नल्स आएंगे वो ज़्यादा वेवलेंथ पर आएंगे, इनके सिग्नल्स कम वेवलेंथ पर आएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 135 हेक्साट्राइन की, तो अगर उसकी बात करेंगे तो उसके लिए सिग्नल और भी ज़्यादा रेंज पर आ जाएंगे, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक और पाई बॉन्ड बढ़ गया, एक और पाई बॉन्ड बढ़ गया तो एक एक ऑर्बिटल्स और बढ़ गए, फिर इन एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो लैम्डा मैक्सिमम यानी वेवलेंथ के मान ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से कॉन्जुगेटेड डाइंस की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्जुगेटेड इंस का ये बेसिक होता है कि जैसे जैसे डबल बॉन्ड्स की नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो बीएमओज और एएमओज के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इस तरह से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। तो ये तो हम लोगों ने बात की कॉन्जुगेटेड इंस के लिए, है ना। कॉन्जुगेटेड इंस के लिए हम लोगों ने बात की जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो किस तरह से ली जाती है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वुडवर्ड फीजर रूल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी वीडियो में भी ले सकते थे उसको, इन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो जो वुडवर्ड फीजर रूल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।